नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले आपको बताते हैं 3 खबरें जिन पर आज रहेगा हमारा ध्यान। सबसे पहले बात करेंगे संसद में घमासान की कांग्रेस के वार पर प्रधानमंत्री का आज एक बड़ा लंबा चौड़ा पलटवार रहा। किसका पलड़ा भारी रहा, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, सुनेंगे क्या क्या कहा गया और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या दोनों तरफ से अब आगे की रणनीति है। फिर बात करेंगे तुर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप की, जहां पर मरने वालों की जो संख्या है वो 11,000 के पार पहुंच चुकी है। लगातार आ रही दर्दनाक और भावुक तस्वीरें हैं। आपको आज की जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, कम से कम दुनिया में किस तरीके से मदद की अब तुर्की और सीरिया को आवश्यकता है, इसके बारे में ही बताएंगे। और फिर बात करेंगे सांप से जुड़ी हुई खबर की। आरबीआई ने बढ़ा दी है ब्याज दर, लगातार छठी बार ये इजाफा हुआ है। तो रेपो रेट बढ़ने के बाद आपकी जेब पर, अगर आपके पास होम लोन है और लोन्स हैं, तो उस पर कैसे आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 1.5 घंटे लंबे भाषण की। कांग्रेस ने कल, राहुल गांधी ने कल कांग्रेस जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस थी, उस चर्चा में कल राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया था नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर। आज उसी का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे और जवाब में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमले किए। मोदी ने कहा कि यूपीए के 10 साल में लोग असुरक्षित थे, यानी कि वो 10 साल को उन्होंने वो डेकेड बताया, वो दशक बताया जिसने देश की तरक्की में कोई योगदान नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी ने विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर जो आज उन्होंने जवाब दिए, उसमें सबसे बड़े हमले क्या थे। एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पे ला दिया है। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह करके हम ये
कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लंबे भाषण में धन्यवाद से ज्यादा ऑपोजिशन जो है उसके ऊपर एक के बाद एक वार किए। राहुल गांधी ने, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा जबरदस्त हमला किया था, उनकी और अडानी की मित्रता को लेकर बहुत बड़ी चर्चा की थी, उन्होंने इस पूरे भाषण पर क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनवाते हैं। स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी अपना हमला प्रधानमंत्री पर जारी रखते हुए कह रहे हैं कि उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने पूरा भाषण भी देखा और उसके बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी हमारे साथ लाए। राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि आज जो सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री का लंबा भाषण होगा, कल जिस तरीके से उन पर ताबड़तोड़ हमले बोले गए थे उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, दोनों तरफ से आगे की स्ट्रैटेजी अब क्या रहेगी पार्लियामेंट सेशन को लेकर? देखिए, जहां तक पार्लियामेंट सेशन की बात है, वो अभी राष्ट्रपति का भी भाषण है, 13 तक जो है सदन चलना है। अब देखना यह है कि शुक्रवार को ये सदन जो है समाप्त हो जाता है या आगे के लिए सोमवार तक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि जो प्रधानमंत्री ने करीब 1.5 घंटे का अपना भाषण दिया और उसमें दुष्यंत कुमार का एक शेर कहा, वो फिर दोहराना चाहता हूं कि तुम्हें कोई यकीन नहीं कि नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो प्रधानमंत्री का जो भाषण जो था पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि राजनीतिक भाषण था। सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा, तंज कसा, लेकिन किसी भी विपक्ष के नेता को नाम नहीं लिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विपक्ष जिस तरह से नकारात्मक राजनीति करता है उसको देश जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारा देश जो है वो सकारात्मक बातों की चर्चा करता है, खुशी के माहौल की बात करता है। आज अगर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो भारत यात्रा करते हुए कश्मीर जा रहे हैं, तो इसके पीछे जो कश्मीर का जो माहौल है, जो हालात सुधरे हैं, उसको उन्होंने बात की। उन्होंने यह भी बात की कि देश के लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री जो खासतौर से 2014 के बाद जो 9 साल का जिक्र किया कि गरीबों के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे टॉयलेट की बात करें, चाहे घर की बात करें या मुफ्त अनाज की बात कर रहे हैं, तो इससे लोगों में एक उम्मीद जगी है। और जो प्रधानमंत्री पर जो हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनको ये कैसे मनाएंगे? और उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और देशवासियों को इन पर यकीन नहीं है। ये तो जरूर रहा कि कुल मिलाके ऐसा लगा कि पूरी एक राजनीतिक स्पीच है, क्या मानो कि किसी चुनावी रैली में इस तरह की स्पीच दी जा रही हो। बिल्कुल एक राजनीतिक मंशा से एक एक करके प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुर्की और सीरिया की, जहां पर आए जबरदस्त भूकंप से मरने वालों की जो संख्या है वो अब बढ़कर 11,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 11,326 ये संख्या हो गई है। 8,574 लोग तुर्की में अब तक मारे जा चुके हैं और सीरिया में 662 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 35,000 से ज्यादा हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि तुर्की में बर्फबारी और से राहत और बचाव कार्यों में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आपको वहां के हालात का कुछ अंदाजा देंगे। ये तस्वीर देखिए जहां पर भूकंप से तुर्की में हुई भारी तबाही में 70 से भी ज्यादा देशों की
मदद के लिए आगे आए हैं। भारत भी ऑपरेशन दोस्त चला रहा है और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये जो तस्वीरें आपको एनडीआरएफ की दिखाई पड़ रही हैं, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्त रखा गया है। भारत भी वहां पर अपनी मदद के लिए पहुंचा है। साथ ही साथ अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक बच्ची और उसका छोटा भाई मलबे में दबे हुए हैं। बच्ची अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है और ये राहत की बात यह है कि इस मलबे में बचे हुए दोनों जो भाई बहन हैं, इनको बचा लिया गया। ये अब अस्पताल में है, सुरक्षित इनको निकाल लिया गया। तो कम से कम गनीमत रही इनके लिए कि इनको यहां से जिंदा बचा लिया गया। और किस तरीके से कितने मुश्किल हालात में छोटे बच्चे इतने घंटों तक फंसे रहे। इसी के साथ साथ थोड़ा सा जरा इसमें सुनवाते हैं आपको वहां पर क्या किस तरह की बातचीत हो रही है। تلعبي العاب لك شو الاء يا الاء طلع الاء مع الاء ولا كلمه الاء احسن منك. طب اذا جبت شو طالعك आप इसी के साथ साथ वहां पर इस बच्ची ने स्थानीय भाषा में जो बचाव कर्मी हैं उनको किस तरीके से उन्हें बताया कि मैं जीवन भर आपके लिए काम करती रहूंगी। ये एक डेस्परेशन है जो है, कितनी जद्दोजहद है बचने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए। साथ ही साथ एक और तस्वीर है जो इस वक्त सीरिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सीरिया में मलबे के नीचे दबी हुई एक गर्भवती महिला ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया और फिर दम तोड़ दिया। भूकंप आने के बाद करीब 10 घंटे बाद मलबे से इस बच्ची को बाहर निकाला गया। बच्ची को छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों की भूकंप में मौत हो गई है। बच्ची अभी अस्पताल में है और बताया यह जा रहा है कि वो सुरक्षित है। कुछ तस्वीरें आपको सीरिया से भी दिखाते हैं। वहां पर भी जबरदस्त हालात बने हुए हैं। सीरिया के अलेप्पो शहर में भूकंप की तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। भूकंप का मलबा चारों तरफ फैला हुआ है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और जिसे समझ लीजिए कि समय से एक लड़ाई चल रही है। जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने की चुनौती जो है, दिन रात एक करके उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। सीरिया जहां पर कई वर्षों तक युद्ध के बादल छाए रहे, लड़ाई रही, वहां पर इस तरह का जो प्रकोप है उसके बाद बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। भूकंप से तुर्की के पोर्ट सिटी जो है वहां पर इस्कंदर में काफी नुकसान हुआ है। यहां मलबे में लोगों की तलाश के दौरान आग भी लग गई। आग लगने का कारण एक कंटेनर था जो पलटा हुआ बताया गया और उसके बाद उसमें आग लग गई। आग को सेना के विमान की मदद से बुझाया गया, लेकिन जब तक आग बुझी तो धुआं इतना ज्यादा था कि आप देख सकते हैं कि वहां पर कितनी मुश्किलें हुई होंगी और जो लोग मलबे में दबे हुए होंगे उनके लिए कितनी जबरदस्त परेशानी इससे हो गई। तुर्की की विनाशकारी भूकंप के बाद संकट जो है वो अब गहराता जा रहा है। ना सिर्फ लोगों को बचाने की एक जद्दोजहद जारी है, शहरों में खाने पीने का जो सामान है उसकी भारी कमी देखने को मिल रही है। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं जहां पर बेकरी और रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें ठीक प्रकार से मदद नहीं मिल रही है। तुर्की में भारत अपनी तरफ से मदद कर रहा है। नागरिकों से भी मदद की अपील की जा रही है। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं। तुर्की की जो यहाँ पर एम्बेसी है उसने भी एक लाइन खोली है। आप वहाँ पर पैसे से, सामान से मदद कर सकते हैं। आगे बढ़िए, लोगों की मदद कीजिए। और इस वक्त वहाँ पर हालात तुर्की और सीरिया में बहुत खराब है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने के बाद आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि आरबीआई ने जो आज ऐलान किया है रेपो रेट पर, उससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो आपको बताते हैं कि ऐलान क्या हुआ है। आरबीआई ने आज जो ब्याज दरें हैं वो छठी बार समझ लीजिए बढ़ा दी हैं।
रेपो रेट जो है वो 0.25% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। रेपो रेट जो पहले 6.25% था, अब 6.50% हो गया है। 1 अगस्त 2018 से लेकर अब तक यह सबसे ऊंची दर है। मई 2022 से लेकर अब तक 6 बार रेपो रेट को बढ़ाया जा चुका है। कारण बताया जा रहा था कि कुल मिलाकर ये जो महंगाई है उसे काबू करने का एक तरीका है। इस दौरान जो मई 2022 से लेकर अब तक 2.5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है रेपो रेट में। तो 4 मई को 0.4%, 8 जून को 0.5%, 5 अगस्त को 0.5%, 30 सितंबर को 0.5%, 7 दिसंबर को 0.35% बढ़ोतरी की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे इन सब आंकड़ों के जंजाल में मेरी जेब पर क्या फर्क पड़ने वाला है, वो बताइए। तो चलिए आपको वही बता देते हैं। रेपो रेट बढ़ने से क्या असर होगा आप पर। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की जो ईएमआई है वो अब बढ़ जाएगी। लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। अगर बैंकों ने ये ब्याज दरें बढ़ाई, और हमेशा ऐसा होता है, जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, बैंक सीधा सीधा उसे कस्टमर्स पर, यानी कि जिन लोगों ने लोन लिया है उनके ऊपर आगे पहुंचा देता है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के दौरान समझाऊं। उदाहरण पे मान लीजिए कि 10 लाख का आपने होम लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है। उसकी पहले ईएमआई जो थी वो 11,714 रुपए थी। अब 10 लाख रुपए की जो लोन है उसकी ईएमआई बढ़कर 13,050 रुपए हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर आपको 1,335 रुपए और हर महीने अपनी जेब से निकालने होंगे। 40 लाख का अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तो पहले उसकी ईएमआई थी 46,857 रुपए। अब अगर 40 लाख का लोन है तो उस पर ईएमआई हो जाएगी 52,198 रुपए। कुल मिलाकर 5,334 रुपए आपको अपनी जेब से हर महीने और ढीले करने होंगे। तो रेपो रेट तो बढ़ गया है। सरकार कह रही है कि इसे जो महंगाई दर है उसे नीचे लाने में इसका जबरदस्त असर होगा, लेकिन कुल मिलाकर आपकी जेब पर इसका सीधा सीधा जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।